अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। न्यूज प्राइम वाइज के तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। मेरे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद है उन्हें किसी भी तरह के तारुफ की जरूरत नहीं है। तो चेयरपर्सन हस्बैंड मिस्टर जैद रशीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपका स्वागत है। कैसे हैं सर? शुक्रिया बहुत बहुत शमीम भाई, आपसे काफी बार राब्ता रहा इस प्रोग्राम को करने के लिए। सबसे पहले तो मैं शहरवासियों को सलाम, आदाब, सत श्री अकाल पेश करता हूँ। सेहत वाइज ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ बढ़िया है। शहर के लिए खिदमत हर टाइम जारी है। आप बताएं मेरे लायक क्या खिदमत है? बस खिदमत के चंद सवाल हैं। हमारा काम तो सवाल करने का ही होता है मीडिया का, उसीलिए हम हाजिर हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो चूंकि अंडर प्रोसेसिंग है, सुरक्षित है फैसला कि सीबीएसई बोर्ड के तहत हाई स्कूल की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है 6/6/1993, और जिस वक्त नामांकन का वक्त था तो उसके हिसाब से आई थिंक 29 ईयर्स और 13 महीने और 9 महीने 13 दिन, शायद उस हिसाब से उस वक्त में नामांकन में जो डेट बैठती थी वो बैठती थी। और इसके अलावा सर्टिफिकेट की अगर बात की जाए तो उसमें मेरासी का कोई सर्टिफिकेट जो साकेत नई दिल्ली एसडीएम ने इशू किया था उसको रद्द किया गया है। तो इन दो बातों से मेरा जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि क्या रीजन है कि उस ओबीसी वर्ग का हक काट करके जो है सत्ता हासिल की जाए? क्या वजह? देखिए, सत्ता हासिल करने के लिए वोट की भी जरूरत होती है। तो ये पहली बात तो ये समझ लीजिए, ओबीसी वर्ग में अगर कोई मेरे से बेहतर होता, क्योंकि मैं भी ओबीसी वर्ग में सर्टिफिकेट के साथ मौजूद हूँ, तो आप ये बात नहीं कह सकते कि मैंने हक काटा है। मेरे पास सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का सर्टिफिकेट है, और वो हालांकि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। जब तक निर्णय नहीं आता तो मैं गलत या सही साबित नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साकेत दिल्ली से जो एसडीएम है जिन्होंने इशू किया था कास्ट सर्टिफिकेट, उन्होंने रद्द किया है। यही देखिए, दरअसल इस शहर में एक नई सियासत पैदा हो रही है। एक तो पहले जनता के मैंडेट को चैलेंज किया गया, आप चुनाव हार गए, आपने मुझसे कम से कम 2-2.5 हजार वोटों से चुनाव हारा। उसके बाद भी आपने चैलेंज किया, ठीक है, बट उसको टेक्निकल तरीके से आप नहीं लड़े। एसडीएम सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, बट वही एसडीएम उस सर्टिफिकेट को खारिज नहीं कर सकता। ये एक लॉ है, माधुरी पाटिल करके ये आप रूलिंग है, उसको सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसको पढ़िएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो लॉ मैंडेट किया गया है वो फॉलो होना चाहिए था। हमें जब सुनवाई नहीं की गई तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट गलत है? एसडीएम साकेत हमें नोटिस जारी करते हैं और नोटिस यहाँ पहुंचता है और सुबह की डेट है। आप बताएं कि मैं कैसे पहुंचूंगा? दिल्ली का मामला है, दस्तावेज कलेक्ट करने पड़ते हैं, वकील खड़ा करना पड़ता है। 4 बार उन लोगों ने नोटिस जारी किया, चारों बार नोटिस जो है मेरे पास डेट के एक दिन पहले या डेट के दिन पहुंचा। उस चीज, उन फैक्ट्स को जब हाई कोर्ट दिल्ली ने कंसिडर किया और उनके द्वारा लिए गए फैसले को निराधार बताते हुए उसे नहीं, मेरा सवाल तो इसलिए था कि चूंकि जनरल कैटेगरी में होने के बावजूद सर्टिफिकेट जो मेरासी का बना वो नहीं, मैं बात रोक करके चलता हूँ। मेरे वाले साहब के साथ भी यही एलिगेशंस थे। 17 साल वो इस कुर्सी पर रहे और 17 साल उसी सर्टिफिकेट को वैलिड करके रहे। मिरासी एक ऐसी बिरादरी है क्षेत्रों में कि इसका वर्चस्व आपको नहीं नजर आएगा, और बिरादरी भी है सारी कास्ट की ना के बराबर अपनी बिरादरी लिखना बंद कर चुके हैं। अब बहुत लोग हैं जो एजुकेटेड हो गए हैं, उन्हें बिरादरी से फर्क नहीं पड़ता। अब जब हमें जरूरत पड़ी तो हमने अपनी बिरादरी का सर्टिफिकेट बनवाया और उससे हम कंटेस्ट किया। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको हमने फॉलो। तो हम ये कह सकते हैं कि आप मेरासी ही हैं कास्ट, और जो शेख बिरादरी में यानी जनरल कैटेगरी में नहीं आती जी, नहीं आती। ठीक है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि एक बात आपकी रोक के और कहना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की एक टैगलाइन है और ऑर्डर है, और वो रशीद अहमद सिद्धू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी करके लॉ है जी, सुप्रीम कोर्ट में लॉ है। शेख इज अ टाइटल ऑफ रेस्पेक्ट, इट इज नॉट अ कास्ट। इट इज नॉट शेख जी इंडिया में अलग अलग टाइटल होता है। कोई अपने बिरादरी के सदर को शेख कहता है,
कोई एज ए टीचर कश्मीर में आप जाएंगे तो वहां वाल्मीकि को शेख जी कहा जाता है। हमारे यहाँ शेख जी बाइज्जत लिया जाता है, वहां शेख जी वाल्मीकि जो साफ सफाई करते हैं उन्हें शेख जी कहा जाता है। तो इस वर्ड के अलग अलग मीनिंग है ऑल ओवर द इंडिया। सही बात है। हाँ, काजी, शेख जी, समथिंग डिफरेंट टाइटल, नॉट ए कास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है, चूंकि आप जो है नेटौर के अंदर पिछले कई महीनों से आप देख रहे होंगे कुत्तों को लेकर के बड़ी जो है नेटौर में, ये समझ लीजिए, मैं समझता हूँ कि हर सोशल मीडिया पे जिसका हैंडल है वो इसी को लगा हुआ था कि बस ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक मुद्दा रह गया नेटौर में, कुत्ते, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या रीजन है, क्यों नहीं पकड़े गए, क्यों नहीं इनकी जो है कुछ किया जा रहा है? मैं आप एक बात बताएं, दरअसल मैं आज शहर के आवाम से, जो लोगों के कुत्तों ने काटा है, जिन बच्चों के काटा है, जिन बूढ़ों के काटा है, उनसे माजरत चाहता हूँ। देखिए, ये एक चीज है जो हमारे कंट्रोल में इसलिए नहीं है, हम इसको टेक्निकल तरीके से फॉलो कर सकते हैं। हमने 1 साल पहले एक कुत्ते को पकड़वाने के लिए पालिका की टीम भेजी पीर शहीद काले पर। वहां एक लड़की रहती थी, वो डॉग लवर थी। अब पालिका के लड़कों ने जब उस कुत्ते को पकड़ के उल्टा टांगा तो उसने उसकी वीडियो और मेनका गांधी जी को टैग कर दिया। मेनका गांधी जी ने डीएम साहब को फोन किया, डीएम साहब ने थाने में फोन किया, एफआईआर ऑलमोस्ट हो चुकी थी। उस लड़की को बुलाया गया, उससे बात की गई, सारे मोहल्ले ने समझाया, वो फिर भी नहीं मानी। अब करंट सिचुएशन जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्लियरली ये स्टेट कर रही हैं कि आप जो है जिलेवार या हो सकता है तहसीलवार एक कुत्तों का रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाना चाहिए। हमारी डीएम साहिबा ने उसके लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, बिजनौर में उस पर काम जारी है। जब तक वो सेंटर नहीं बन पाता तो ये आवारा कुत्ते हम डालेंगे कहाँ? देखिए, ये पुरानी प्रक्रिया के साथ जंगल में छुड़वा दो और वो पशु क्रूरता में आता है, उसके लिए हमारे देश का कानून सख्त मनाही करता है। तो हम देश में रह रहे हैं, देश के संविधान को और देश के कानून को फॉलो करना हमारा काम है। और क्योंकि मैं एक सीट पे हूँ और जिम्मेदार सीट पे हूँ, तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा कि रिहेबिलिटेशन सेंटर डीएम साहिबा बिजनौर में नहीं बनवा देती, तब तक थोड़ी परेशानी है, शहर वालों को और कुछ दिन झेलना पड़ेगा। उसके बाद में सारे कुत्ते उठवा करके वहां डाल। देखिए 26 अभी लेटेस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है जिसमें कहा गया है कि वो डॉग्स जो पालतू डॉग हैं और हमलावर हैं, रेबीज से वो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हैं, या वो जो पागल दिवालिया कुत्ते हो गए हैं, स्पेशली आदेश जो दिया गया है चेयरमैन साहब, वो दिया गया है कि वो सेंसिटिव एरिया जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सार्वजनिक चीजें, उन जगहों पर स्पेशली आदेश नए यह है कि उनको पकड़ा जाए और दया मृत्यु की भी अगर जरूरत है। ये आदेश है, मैंने सर्च किया है कि आदेश है क्लियर सुप्रीम कोर्ट के कि अगर वो रेबिस से या पागल है, दीवानिया, उनको आप मृत्यु दे सकते हैं, दया मृत्यु, जो कोर्ट के आदेश है। दूसरी बात, मेरा आपसे ये सवाल है, स्पेशली कोर्ट के आदेश हैं स्कूल और हॉस्पिटल के लिए और सार्वजनिक जगहों पर। जीजीआईसी जो नगर पालिका से पहले, थाने से पूर्व में जो है, वहां पर एक स्टूडेंट छात्रा निकली, मटोरा गांव की वो बच्ची है, उसके पैर में डॉग ने पूरा मांस उतार लिया। उस बच्ची का अभी भी इलाज चल रहा है सरकारी अस्पताल में, टीकाकरण हो रहा है। एक बात तो ये कि जब आदेश हैं, स्कूल के सामने का वाकया है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्लियर ये कह रही है दया मृत्यु उन कुत्तों को दी जा सकती है, इसके अलावा वैक्सीनेशन, रेबीज के इंजेक्शन और एनिमल शेल्टर। तो मैं आपसे ये पता करना चाह रहा हूं, क्वेश्चन मेरा ये बनता है, चूंकि स्कूल के सामने के अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिले थे इस तरह के, उन्होंने कहा था, चूंकि उसमें कुछ एक है, हाफिज अदहर साहब ने भी एक वीडियो डाली थी, मैंने भी डाली थी और तमाम लोगों ने वीडियो डाली थी। तो सर जी, मेरा सवाल जो बनता है वो ये बनता है, नगर पालिका, और एक आदेश और है उसमें क्लियर ये कहा गया है कि नगर पालिका इसके लिए जिम्मेदार है, और अगर हो सकता है इलाज के लिए 10,000 से 20,000 रुपए तक की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। ये क्लियर आदेश है, मैं आपको दिखा दूंगा। अब मेरा सवाल ये बनता है, सर कितनी वैक्सीनेशन हुई है? शेल्टर हाउस अगर नहीं बना तो क्या इतने और जो है जहां आवारा कुत्ते लोगों को फाड़ते रहे, काटते रहे, कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, जिम्मेदार तो देखिए कहीं ना कहीं पालिका स्तर पे पालिका है और अलग अलग स्तर पे अलग अलग अधिकारी।
आपकी बात ये वाली के सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आई है, बात ठीक है आपकी, हो सकता है आई हो, मेरी नॉलेज में नहीं आई हुई है। आपकी बात को मैंने स्वीकार कर लिया कि आपकी अकॉर्डिंग गाइडलाइंस आई है तो आई है, बट वो गाइडलाइंस धरातल पर आने के लिए इसका एक प्रोसीजर होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप से पहले कोई ऑर्डर करती है और उसको जो है सारी सरकारों को भेजती है, सारी सरकारें अपने स्तर से अधिकारियों को भेजती हैं, जिले के डीएम साहिबा को, और वहां से फिर पालिका पे आती है। इस सब प्रोसेस में, क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस है, इसमें कभी कभी टाइम महीना लग जाता है, कभी कभी 1.5 महीना भी लग जाता है। तो अगर वो हाल फिलहाल में ऑर्डर आया है तो 1-1.5 महीने के अंदर उसका असर दिखेगा। और हम आपसे ये चाहते हैं कि आप एक एप्लीकेशन के साथ उस ऑर्डर की कॉपी लगा करके पालिका में प्रस्तुत करें, जिससे कि हम उसके अकॉर्डिंग काम करें। अच्छा, तो वही बात वैक्सीनेशंस की या शेल्टर होम्स की, शेल्टर होम्स मैंने अभी भी आपको बताया डीएम साहिबा बना रही है, वो जिले स्तर पे बन रहा है। रही बात दूसरी के वैक्सीनेशन नॉट द पार्ट ऑफ नगर पालिका, ये नगर पालिका का वैक्सीनेशन पार्ट नहीं है, पार्ट है सरकारी अस्पताल का, और वहां पर वैक्सीनेशन की बहुतायत है। तो सर कहीं ना कहीं दोनों नगर पालिका और चूंकि हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल दोनों कहीं ना कहीं मर्ज है, चूंकि एक आदेश है वो दोनों के साथ मर्ज होकर के उस पर काम होगा। आप कह रहे हैं कि हमारा नहीं है, तो फिर क्यों ओमगिरी जी ने मुझसे कहा कि 87 वैक्सीनेशन हम आवारा कुत्तों की करा चुके हैं इससे पहले? वो वाले वैक्सीनेशन और दो चीजें समझिए। एक वैक्सीनेशन तो होता है कुत्तों के लगता है, वो वैक्सीनेशन हम करा चुके। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। एक वैक्सीनेशन होता है नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ कुत्तों पे हूँ। जो मैंने आपको अभी बोला था बधियाकरण और ऑपरेशन, उस प्रोसेस में उनको रेबीज का वैक्सीनेशन भी होता है और उनका बधियाकरण, दोनों चीजें उनके साथ कराई जाती हैं और उसके बाद उन्हें वापस छोड़ा जाता है। सर मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूंगा, राइट टू लाइफ एक्ट है जिसके तहत ये कहा है कि इंसानी जान सबसे अफजल है, यानी वो सर्वे सर्वा है। तो एक एनिमल जो वाकई में बच्चों को काट चुका, और नेटवर में लगभग 7-8 केस सर ऐसे हो चुके हैं जो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, जो वीडियो पड़ी हुई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब इंसानियत अफजल है और एनिमल वो जो पागल हो चुका, जिसका आदेश ये भी है कि हाँ उसको दया मृत्यु आप दे सकते हैं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि उनका वैक्सीनेशन होकर के उसी जगह छोड़ा जाए, कहीं जंगल में नहीं छोड़ा जाए। लेकिन सर उनपे तो कार्रवाई हो सकती है जो नुकसान दे रहे हैं, जो अटैक कर रहे हैं। आप बात समझिए, आप जो अटैक कर रहे हैं जी, खास करके उनके लिए, उन डॉग्स को जो अटैक हमने होलियान के रिकॉर्डेड थे, बाईपास के रिकॉर्डेड थे, उन 2 इलाकों में शुरू में हुए थे और जो बाद में हुए मुझे जानकारी पूरी नहीं है। वो दोनों खास करके इलाकों के जिन डॉग्स ने वहां पर बाइट किया, उन डॉग्स को हमने वहां से वापस नहीं मंगाया है सेंटर से, वो सेंटर से वापस ही नहीं आए हैं, वो वहीं पर केज में है। और अभी भी अगर कोई ऐसा डॉग आप रिपोर्ट करते हैं तो हम उसको केज करा करके चाहे पालिका स्तर पे कहीं रखवाएं या जिले स्तर पे कहीं भिजवाएं, वो हमारी जिम्मेदारी। सर एक बात आप अक्सर कहते हो कि आप हमें लिख के दें, आप हमें सबूत दें, कहीं ना कहीं इंसानियत के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल जाते हुए सामान ले जाते हुए बच्चे डरते हैं, आप अपने स्तर पे भी तो पहल हो सकती है, आप रिपोर्ट बना करके ये सारी आप मुझसे कह दें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सारी वीडियो शीडियो, वही आप एक रिपोर्ट बना करके आप मुझे कम से कम बच्चों के लिए जी कुछ तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड। अब वजह क्या है, पशु क्रूरता में भी बहुत सारे नियम, जिस कुत्ते ने वो काम किया उसकी जगह दूसरे को अगर हमने उठा के डाल दिया और उसकी वीडियो नहीं है, वीडियो निकली दूसरे की, तो कल को हमारे ऊपर एक एफआईआर हो जाएगी। सर कुत्तों का अक्सर ये देखा गया कि ये अक्सर डायलॉग भी है कि ये तेरा एरिया नहीं, कि एरिया कुत्तों का होता है। कुत्ते अटैक करने के बाद ऐसा नहीं अटैक किया और गायब हो गए। जो कुत्ते मैं 15 दिन से देख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल एजेंसी चौराहे से एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप बिजली घर के सामने, तीसरा ग्रुप नगर पालिका सागर, चौथा ग्रुप कासमपुर लेखराज, वो सेम ही कुत्ते दिखते हैं सर। नहीं तो आप आइडेंटिफाई, आप सुबह से शाम तक 10 बार उस रास्ते पे चलते हैं जी, उस रास्ते पर आप मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, आप भाई एक बहुत अच्छे जर्नलिज्म नेटवर्क में पेश कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप जो है आइडेंटिफाई इतना तो कर सकते हैं कि अपना फोन निकाल करके उनका फोटो खींच करके मुझे भेज दे कि ये वाले कुत्ते ने इस लड़की को, मटोरा मान वाली लड़की को इसने काटा था। तो जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमें प्रोवाइड होंगे उनको, उनके ऊपर ही कार्रवाई। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ सर, आप असल में चूंकि इंसानियत की हमदर्दी सबसे बड़ी हमदर्दी है, आपके लिए तो शायद कहीं ना कहीं एक बहाना भी हो गया कि अटैक हो गया, इस बहाने सबको जो है
कुछ ना कुछ इंतजाम ऐसा कर दिया जाए कि शेल्टर हाउस में डाल दिया जाए और उनका वैक्सीनेशन किया जाए। रोक करके मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आप एक बात समझिए, सारी एफआईआर्स मेरे ऊपर हैं, अच्छी बुरी, सीएनआरसी हो या कुछ भी हो, जबकि मैं सीएनआरसी में था भी नहीं मौजूद शहर में, वो मुद्दा भी मैं आज आपसे साझा करूंगा। मैं एक कुत्ते को उठवाने की एफआईआर अपने ऊपर नहीं करवाना चाहता भाई। चलिए, बहरहाल हम तो कोशिश करना चाहेंगे कि आइंदा शहर के अंदर कुत्तों का आतंक कम हो जाए। और वो आपके जरिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो भाई डॉग लवर्स हैं हमारे यहाँ पर, जो शहर में डॉग लवर्स हैं, भाई आपसे मेरा बहुत मतलब खुसूसियाना निवेदन, इल्तिजा, कुछ भी समझ लीजिए, आपको जिस कुत्ते से प्यार है उस कुत्ते को आप अपने घर में ले जाके पालें। नहीं, ये आदेश असर नहीं पाल सकते, सार्वजनिक तौर पर खाना भी नहीं खिला सकते। नहीं, अब आप बात समझिए ना, वो उस कुत्ते से प्यार के चक्कर में आप और हम परेशान हैं। आज शहर की 45-50 हजार जनता परेशान है, 1 लाख के आसपास आबादी हो गई हमारी, 45 हजार के आसपास वोटर हो गया, तो कहीं ना कहीं परेशान तो है ना लोग। और आप कुत्तों के प्रेम में एक शहर के इतने लोगों के साथ में ऐसे ऐसे काम हो चुके कि कहीं ना कहीं हमें भी बुरा लगता है, मगर उसके बाद आप अगर हम उठवाएं या कोई कार्रवाई करें तो आप हमारे खिलाफ एफआईआर कराने पहुंच जाए, तो ये चीज। तो मैं शहर के तमाम डॉग्स लवर से मैं भी अपील करना चाहूंगा, देखिए बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं, सिर्फ उनको चिन्हित करके जो पागल हैं, जो रेबीज जो है मुनब्बिस हैं, या वो जो अटैक कर रहे हैं, उन्हीं को नगर पालिका अगर कार्रवाई आइंदा करती है तो वो इंसानियत के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, शहर के लिए वो भलाई होगी। आप प्लीज इस तरह की वीडियो अवॉइड करें और इनको कार्रवाई करने दें। कुत्तों का आतंक, ये तो बात हो गई कुत्तों की, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस पे कुछ होगी आगे बात करते हैं नेटवर्क के अंदर कर को लेकर के। एक मीटिंग अभी भी कैंसिल हुई है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस कर को लगाने की कोशिश में है, चाहे ईओ साहब हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो। तो क्या वजह है आखिर? हमने जो सुना, हमारी से जो बात हुई, वो कह रहे कि शायद 80-90% तक जो है उस कर को, वो जो कर होता है यानी फ्लोर फड़ होते हैं और मान लीजिए रेहड़ी होती है, और शहर में जो है जगह जगह पर जो है, तो उन पे जो है बहुत ज्यादा कर का बोझ और पड़ने वाला है, शायद इस तरह की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ यहाँ आज आपके सामने अवेलेबल हूँ। हालांकि ये मुझे शेयर नहीं करना चाहिए था आपसे, पालिका का पर्सनल मामला है जी। ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसमें पॉइंट नंबर 4 एजेंडे में साफ साफ लिखा है, नगर पालिका अधिनियम 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर क्षेत्र में भवन व भूमि पर कराधान में छूट दिए जाने पर विचार। ये एजेंडा सब मेंबर्स के पास में है, सारे मेंबर्स के पास में एजेंडा पहुंच चुका है। ये मीटिंग पोस्टपोन की गई, उसका पीछे कारण था कि चेयरपर्सन साहिबा थोड़ी बीमार थी, जल्दी 2-4 दिन में अगली मीटिंग बुलाई जाएगी और ये साफ हो जाएगा कि कुछ सभासद जो शहर के कर के समस्या के नाम पर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, उनका पर्दाफाश हो जाएगा। देखिए, कर को कम करने के लिए हम हमेशा पब्लिक के साथ में थे, शासन का आदेश है, आपने भी कल वीडियो में भी कहा था कि ये कर लगाने से कोई नहीं रोक सकता, ये शासन आदेश था, उसको सिर्फ लागू करना था, उसमें कोई डिबेट नहीं करनी। उसमें भी उस टाइम पर आपको मैं बताता चलूं, सरकार की तरफ से 2 रुपए स्क्वायर फीट का रेट निर्धारित हुआ था। 2 ऑप्शन थे आपके पास, 2 रुपए स्क्वायर फीट या 1% आपकी मकान की मालियत। तो 1% नाजायज, बहुत ज्यादा नाजायज। हम 2 रुपए वाले पे पहुंचे और 2 रुपए वाले में भी चेयरमैन के पास अधिकार था कि कम से कम लास्ट में जो आप 70 पैसे पे इस कर को लगा सकते। तो जो नेटौर में टैक्स लगा उस टाइम पे वो 70 पैसे। अब आप आ जाएं, अब बोर्ड के पास भी एक अधिकार होता है कि भाई आप जो है इसमें 30%, 40%, 40-50% तक छूट दे सकते हैं। पिछली बार सभासदों ने मीटिंग में हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा किया। मीटिंग के टाइम पर इस कर के लिए बात होनी थी, हमने ही उन्हें ये बात बताई थी कि आप कर की बात रखना और कर की बात रख करके बोर्ड में ही इस कर में छूट देना।
हालांकि उन्होंने उसको वॉकआउट करा, वॉक ओवर करा और मीटिंग फेल। अभी भी यही समस्या खड़ी है कि वो कर के लिए बात तो कर रहे हैं शहर में कि जी कर लग गया, चेयरमैन ने लगा दिया। उस बोर्ड का हिस्सा वो भी, उस बोर्ड का हिस्सा वो भी, कहीं ना कहीं अगर कुछ चेयरमैन ने करा है तो उनके बिना मर्जी के नहीं करा। उनके बिहाफ पे मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, वो ये कह रहे थे कि कुछ जो पॉइंट थे जो बड़े आसान और जिनको शायद हम उन पॉइंट पे एग्री थे, उनको पहले रख करके वो, और उस कर को नीचे यानी तीसरे या चौथे पॉइंट पे रख करके उस मीटिंग में वो पास कराना चाह रहे थे एक दूसरे तरीके से। अच्छा, मैं ये पता करना चाहता हूँ, आपको बता दूं, 25 के 25 मेंबर अपना एजेंडा एक दिन, 2 दिन, 4 दिन पहले, हफ्ता भर पहले, 10 दिन पहले ये एजेंडे की कॉपी उनके पास जाती है। उन्हें पढ़ने का पूरा भरपूर टाइम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अचानक कोई मीटिंग बुलाई गई और उनसे आंख बंद करके साइन करवा लिया। ये उनकी बचपने वाली बातें हैं। अगर वो ऐसी कोई बात कर रहे हैं, खास करके कुछ वरिष्ठ अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो बहुत बेवकूफी वाली बात है। ये बातें उन्हें शोभा नहीं देती। भाई उन्होंने कुछ किया है तो पढ़ के किया है। दूसरी बात, उसका अकेला जिम्मेदार मैं नहीं हूं, वो भी है। रही बात आज कम करने की बात है, तो आज कम करिए, आइए खुले दिल से बोर्ड पास कीजिए। अगर आप बोर्ड को फेल करते हैं तो भी आज इस एजेंडे में कर 4 नंबर पे है। मैं आपको सबको खुल के कह रहा हूं, 4 नंबर पर वो बात है। सारे शहर को पता होनी चाहिए। कल को ये बोर्ड में अगर एक भी बिंदु फेल करेंगे तो सारे बिंदु फेल होते हैं, और एक बिंदु पास करेंगे तो सारे बिंदु पास होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैंने जो समर्थन किया था कर का, मैंने समर्थन कर का नहीं किया था, बल्कि एक एक्ट है जो अधिकार देता है नगरपालिका को कि वो कर लगा सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा रूप भी है, वो कर कितना हो इस पर चर्चा का पूरा अधिकार है। उसको आप जो है बाकायदा अखबार में भी दे सकते हैं, होर्डिंग भी लगवा सकते हैं, और सार्वजनिक तौर पर डंका बजाकर उसका ऐलान कर सकते हैं। यानी अगर इसमें कोई विरोध करना चाहे तो वो विरोध भी एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन बात यहां चल रही है कि कर की जो एक दर है उसको कहीं ना कहीं 70-80% तक पहुंचाया जा रहा है, इसलिए वो अदर जो मेंबर हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। आई एम राइट? नहीं, आप दरअसल वजह क्या है, गुमराह करने के भी कई रास्ते होते हैं। हमारे सभासद साथियों ने एक नया रास्ता चुना है कि कर इतना हो गया, उतना हो गया, कर उतना। मैं बहुत सिंपल कैलकुलेशन आपको देना चाहता हूँ। आपका 100 गज का मकान है, अगर 100 गज के मकान में स्क्वायर फीट के हिसाब से आप जाएंगे, पूरा अगर कंस्ट्रक्टेड है तो 900 स्क्वायर फीट वो मकान बैठेगा। 909 इंटू 7 ये आपका कर हो गया। कितना बैठ गया है बताइए आप? 500 रुपए के आसपास, जो आपका पहले 100 गज के मकान पे 150 के आसपास, 150, 200, किसी का 150 था, किसी का 200 था। वो स्वय कर प्रणाली थी पहले कि आपने बताना था कि आपने कितना बना रखा है। उस चीजों से अब जो है प्रणाली जियो टैगिंग पे आ गई है। अब आपका मकान को आप अगर छुपाओगे तो आपको नुकसान है कि आपने 2 मंजिल नहीं 1 मंजिल बना रखा, और बना रखा है एक्चुअल में 2। तो रही बात ये, तो जितना आपने स्क्वायर फीट एरिया बना रखा है उसी से आपका कैलकुलेट होगा। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि आपके सामने एक होता है कमर्शियल एरिया, एक स्टूडियो, उसके सामने कितना बड़ा रोड है वो सर्कल रेट उससे नापे जाते हैं, उसके बाद वो कर लगता है। इसके अलावा एक और है कि एक है कि गरीबी रेखा में है और मकान छोटा है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कुछ चिन्हित किए गए कितने ऐसे मकान है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिन पर कर नहीं लगता। आपको बता दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं, उसमें आदेश है सर, मैंने पढ़ा है कि वो मकान जो बहुत छोटे हैं। जी, झुग्गी नेटवर्क में आप बताएं कहाँ पर? जी, आप मुझे बता दें, मैं चिन्हित कर लेता हूँ। मैंने झुग्गी नहीं पढ़ा, मैंने तो सर मकान पढ़ा है, छोटा मकान जी, उस पर वो फ्री हो सकता है। उन्होंने वर्ड लिखा है शासन आदेश में झुग्गी। अच्छा, झुग्गी पे टैक्स नहीं लगेगा। अब जिनकी झुग्गी, अल्लाह का शुक्र है हमारे शहर में एक आध कहीं हो तो मुझे जानकारी नहीं, मुश्किल है। बाकी कच्चा पक्का मकान सब टैक्स में आते हैं। कच्चे पर उन्होंने 50% की छूट का प्रावधान रखा है, वो पालिका प्रोवाइड कर देगी। तो सर मैंने जो पढ़ा वो क्या हो जाए, वो मिल सकता है मुझे झुग्गी? मैंने मकान पढ़ा है कि वो छोटा मकान आपको प्रोवाइड करा। छोटे मकान का देखिए आदेश अलग अलग तरह के। एक आदेश आया था 50%, वो 50 गज से नीचे का कोई भी मकान बनाने जाएगा तो वो उसका नक्शा पास कराने की उसको जरूरत है। जो आपने पढ़ा वो आदेश है। कर का आदेश
यथावत है, वो अपनी जगह, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसमें आप हाउस टैक्स या हाउस रजिस्ट्रेशन का शुल्क नहीं देंगे, ये एक अलग चीज है। तो ये जो लागू होता है 50 गज पे भी लागू है, बड़े शहरों में 100 गज से नीचे पे भी लागू है। अब आप आ जाएंगे रोड का चौड़ीकरण, और रोड कितनी चौड़ी होगी तो क्या कॉमर्शियल टैक्स लगेगा, सर्कल रेट। दरअसल ये सर्कल रेट ये हमारा स्टेट काफी बड़ा है, इसमें नगर निगम भी आती हैं, नगर महापालिकाएं भी आती हैं और पालिकाएं भी आती हैं। सबसे छोटी पालिका 3rd कैटेगरी की हमारी है, इसके नीचे पंचायत भी आती है। तो पंचायत में नहीं है चौड़े रोड, 10 फीट 12 फीट की आम गलियां होती हैं। पालिका में भी हमारे यहाँ 10-12 फीट की 15 फीट की आम गलियां हैं। बहुत कोई बड़ी रोड होगी तो 20-25 फीट, इससे ज्यादा बड़ी रोड्स नहीं है। तो ये जो उन्होंने एक शासन आदेश भेजा था, उस शासन आदेश को हर जिले में अलग अलग तरीके से ढांचा चेंज किया गया है चौड़ीकरण के डिपेंड पे। 9 मीटर चौड़ी, सपोज 9 मीटर चौड़ी तो जिले में भी किसी कॉलोनी में कोई, मतलब कॉलोनी में भी नहीं है कोई ऐसी जगह कि 9 मीटर चौड़ी सड़क हो। शायद मैं नहीं मानता इस जिले में कहीं कोई किसी पालिका में कहीं ऐसी सड़क है। तो वो नगर निगम में हाँ हो सकता है। तो इसीलिए वो चीजें नगर पालिकाओं के हिसाब से अलग आई हैं, नगर निगम के अलग हिसाब से अलग आई हैं। जो टैगिंग के बाद एक नक्शा बना है, वो नक्शा फॉलो किया गया। उसी के हिसाब से जो कॉमर्शियल है वो कॉमर्शियल लगेगा, जिसपे और ऑब्वियसली जहां आप कॉमर्शियल कोई एक्टिविटी करोगे तो वो नजर आ जाएगा। वो तो आप दुकान का शटर घर में लगा लोगे तो भी आप कॉमर्शियल में माना जाएगा। आप शटर ना लगाएं, गेट, बैठक का गेट लगा लें तो आपका घर माना जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि लोकसभा, उसके बाद लेजिस्लेटिव, उसके बाद कहीं ना कहीं कस्बे वाइज जो बोर्ड होता है, मेंबर का बोर्ड सबसे बड़ी पावर रखता है। गवर्नमेंट ने उसको पावर दे रखी है। तो जो भी बेहतर निकल के आएंगे रिजल्ट, चूंकि 25 मेंबरों की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं होती है कि उनको चुन के जो है नगर पालिका में भेजा, क्या बेहतर होगा। चूंकि हमारा जो है विलेज और हमारा जो टाउन है वो कहीं ना कहीं विलेज ज्यादा असर रखता है, गुर्बत है, अभी भी उस लायक नहीं है, तो बेहतर कोई रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, हम अगले मुद्दे पे बात करते हैं। जैसे कि आपने कहा कल के इंटरव्यू में 116 सड़कें लगभग नेटौर में बन चुकी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा वार्ड नंबर 3 में अधूरी पड़ी हुई है, रूही हॉस्पिटल के ठीक सामने वो भी कहीं ना कहीं अधूरी पड़ी हुई है। आप कह रहे हैं 116, तो अभी भी बहुत सारे अधूरे काम पड़े हुए हैं। मैं इसीलिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ हूं। ये टेंडर है, आप इसको देख लीजिएगा भाई। ये आपके हाथ में मैं दे रहा हूं, आपके लिए कॉपी मंगाई गई है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, आपको आरटीआई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, रही बात रूही हॉस्पिटल के सामने की सड़क, एक सड़क का एक एस्टिमेट होता है। ये देखिए आप, मैं पढ़ा देता हूँ आपको। ये पाइपलाइन वाला है, जिसमें जो है सीधा सीधा वर्जन होता है। वो आरोप ये लगा रहे हैं मेंबर कि कहीं ना कहीं कागजों में पूरा हो चुका है, ठेकेदारों को भुगतान भी कर दिया। ये कहाँ तक सही? दरअसल मैं बता दूं, अब मैं इल्जामात नहीं लगाना चाहता, क्योंकि ऑन एयर सारी बातें शहर के सामने जाएंगी। आप सब समझदार हैं क्यों इल्जामात लगाए जा रहे हैं और क्या मामला है। वहां एक कॉलोनी बन रही है, हो सकता है कुछ मेंबर्स आपका तालमेल हो सड़क पूरी कराने के लिए। ये देखिए आप सीसी सड़क कुमार जी, अशोक कुमार के मकान से श्री मुकेश प्रधान के मकान तक कुल लंबाई 50 मीटर जी, 50 मीटर का ये टेंडर हुआ जी, 3,18,600 रुपए। अब आप यहाँ आ जाइए, ठेकेदार को जो पेमेंट होगा वो 50 मीटर का जी। अब वो 50 मीटर मौके पर मोहल्ले के लोग कहते हैं इधर से इधर कर दो, 1-2 मीटर आगे या पीछे, तो वो 50 मीटर ही डालेगा। ठेकेदार को जो टेंडर हुआ है वो उसको फॉलो करेगा। यही वहां पर हुआ, जो लेंथ एस्टिमेट में दी गई उस लेंथ के आसपास वो सड़क डल चुकी है। हो सकता है कुछ 19-21 हो, मैं दिखवा लूंगा और क्रॉस चेक करा लूंगा। तो मगर मेरी जानकारी के अनुसार, जो मुझे ठेकेदार ने जानकारी उस टाइम पर दी थी, उसका कहना यह था कि जितने मीटर मेरा एस्टिमेट था चेयरमैन साहब, मैं उसमें सड़क डाल चुका। बिल्कुल सही बात है चेयरमैन साहब। मैं एक बात, और भी चीजें होती हैं, मैं आपको बता दूं कि जो समस्या अमूमन ठेकेदारों के सामने आती है कि हमने कागजों में लिख दी 16 फीट चौड़ी सड़क और टेंडर कर दिया। ठेकेदार वहां पहुंचा तो वहां के लोगों ने कहा नहीं 16 नहीं, ये तो 19 फीट है। तो वो 3 फीट जो बढ़ी वो लेंथ में से ही तो कम।
ये भी कुछ जगह पर ऐसा भी किस्से हुए। तो रही बात रूही वाली की, उसको दोबारा जांच कराई जाएगी कि क्या रीजन है, और अगर उसमें कोई गुंजाइश है तो बनवाएगी। ठीक है, पाइपलाइन का आपने जिक्र करा, बहुत जगह पाइपलाइन की भी जरूरत है। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें आपके सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं शहर में इनका बैड इफेक्ट पड़ रहा है कि फॉर एग्जांपल एक गली है, 2 मकान से पहले ही सड़क एंड हो जाती है, टेंडर चूंकि हमारा इतने ही मीटर था, तो चूंकि ये इसका इफेक्ट बैठ जा रहा है कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब, क्यों ना उसको एक और फॉर एग्जांपल 4-5 मीटर और उसको बढ़ा करके, ये बातें ना बने, चुके अब तक एक्सपीरियंस में नहीं थी, अब आ गई। उसका भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, टेंडर में सिर्फ 10% का रूल होता है, 10% ऑफ द टेंडर। अगर 3 लाख का टेंडर है तो 30,000 रुपए तक का जो भी मीटर बैठेगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, वो उसको उतना बढ़ा सकते हैं। उसके बाद उस पर गबन के आरोप लगते हैं। तो हम अपनी पालिका के 3 साल में, ये मैं खुले दिल से कह सकता हूँ कि ऐसा कोई मैंने टेंडर रिवाइज नहीं किया कि 10% बढ़ना, 10% जायज के अलावा कुछ और बढ़ा दिया गया। दूसरा रीजन समझिए, वहां पर अगर हम कोटेशन कराते हैं तो भी एक आरोप ये लगता है कि साहब गबन हो रहा है। इसलिए मौके पर जितने मीटर होती है उसके 10% रिवाइज करके हम सड़क करा देते हैं, उसके आगे वो रुक जाए। अब वजह क्या है? क्योंकि जानकारी, जब हमारी सड़क नापने टीम जाती है, जेई जाए, जेई का असिस्टेंट रामेंद्र जाए, तो वो मोहल्ले वालों से पूछते हैं कि भाई कितनी चौड़ी है, कितनी लंबाई है, और वो नापते भी हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया कि जो शॉर्ट पड़ती है, वो शॉर्ट इसीलिए पड़ती है कि एट द टाइम आप चौड़ाई बताते हैं 15 फीट और निकलती है वहां 20 फीट, तो ठेकेदार को तो अपना स्क्वायर मीटर पूरा करना है। तो वो जो नाप रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी गलती नहीं है, वो जब ये चीज बार बार आ रही है, इसमें ये चीजें नई कॉलोनियों में आ रही है, कच्ची कॉलोनियों में आ रही है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है चेयरमैन साहब, अक्सर मोस्टली देखा गया है कि मेन जो नाला है और जो कॉलोनी की नाली है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउन में है, और नाला जो है वो हाइट पर है। तो जहां गुंजाइश है, कहां पर आई है? मेरे मोहल्ले के, मेरी गली की बात है, गली की समस्या आप समझिए, मेरी बात समझिए। आपके सामने सड़क बड़ी जी पड़ी है, सड़क पहले से ऊंची है उस पालिका की, ठीक, नाला भी पहले से ऊंचा है, ये नई समस्या नहीं है। आपके सामने समस्या तब आई जब आपके पीछे जो तालाब था उससे आपकी जल निकासी बंद कर दी गई। नहीं, उसमें जल निकासी थी नहीं चेयरमैन साहब, मेरा जो सवाल है ना वो कुछ और है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अक्सर मेंबरों का भी ये शिकायत है कि नाली नीचे रह गई, अब वो आगे ऊपर, जब मेन रोड है उसका नाला ऊपर हो गया, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि रोड को बगैर नालियां बनाए हुए ही, बगैर नालियों पे कुछ काम करे ही रोड पर रोड डाल दिया जाता है, कोई पानी की निकासी का ध्यान नहीं रखा। आपकी बात रोक करके कहता हूँ, देखिए, कुछ जगहों पर अलग अलग समस्या पैदा होती है। सबसे बड़ी समस्या शहर में ईदगाह पे पानी भरने की थी। पिछले 3 साल में आप मुझे रिकॉर्ड उठाकर दिखाएं कि कितनी बार पानी भरा। जो हम खड़े थे, वो जो दुकान है सरकार भाई की, वहां थोड़ा बहुत, हाँ, मोस्टली जो 95% कम हुआ, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, आपके घर के सामने पानी भरता था जी, अभी भी भरता है सर। बिजली घर में जी हाँ, बिजली घर में 3 साल में कितनी बार पानी भरा। देखिए, समस्याएं को जड़ से खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ बलिदान शहर को भी देना पड़ेगा, शहरवासियों को भी देना पड़ेगा। अब मैं आपको इस समस्या का भी बता देता हूँ, आपके घर के सामने की कहानी और वाल्मीकि बस्ती की कहानी, 2 ही जगह परेशानी है। ये वाली कि नाला ऊंचा है और नाली नीची है, और भी है। तो मैं जितना, क्योंकि मैं शहर के हर घर को यहीं से अपने दिमाग में विजन कर लेता हूँ कि कहाँ क्या परेशानी है। मेरे हिसाब से शायद ये है, एक आध और जगह हो सकता है तो आप मुझे बताएं। मगर वहां भी परेशानी क्यों है, उसका रीजन है क्योंकि वाल्मीकि बस्ती का भी पानी और आपकी बस्ती का भी पानी सारा उस तालाब में नहीं जाता सर, नहीं जाता, मान जाए उधर नहीं है, कोई भी बैग में पानी नहीं जाता, सामने आता है। चूंकि एक रीजन मेन ये है कि जहां शहजाद भाई का मकान है उसकी हाइट ज्यादा है, और जहां सफदर भाई का मकान है जो चक्की है वहां डाउन है। अब वही बात तो नहीं, पहले जाता था, आपकी बात अलग है, ये बात मैं पहले की बता रहा हूँ। अब सब मकान अपने हिसाब से बना रहे हैं, तो कोई ऊंचा करके बना ले रहा है, टेंशन है कि खत्म हो जाए, तो जिनके पुराने हैं वो क्या करेंगे। मगर मजबूरी ये है कि हमें तो सड़क उस हिसाब से बना के लानी पड़ेगी, पीछे वाले के उसका पानी निकल जाए और आगे वाले का
में कोई परेशानी ना हो, तो ये लेवल हो जाता है अमूमन उसी को। अब वो नाले में भी डालना है, बिल्कुल दो चीजें समस्या है। तो जहां ये मलिन बस्ती में भी ये कहानी है, आपकी तरफ भी ये कहानी है जी। मैं तो उधर जी उधर की टेंडर अभी भी हो चुका है, जो बची कुची सड़कें वाल्मीकि बस्ती की थी, क्योंकि सरकार की तरफ से एक स्पेशल अनुदान रहता है, अनुदान 83, उसमें कुछ विधायक जी ने अपनी तरफ से कराया था, तो वो पैसा आया है, उसमें उनकी बस्ती कंप्लीट हो जाएगी। रही बात आपकी तरफ, एक सड़क तो मैंने अभी टेंडर में रखवा रखी थी, एक बनवाई भी थी, और ये वाली जो एक दो और रह रही थी, ये भी जल्दी बन जाएगी। वहां पर जो है एक बस थोड़ी सी परेशानी लोगों को ये आएगी कि जो उनके अपने मकान डाउन में है, भाई उन्हें थोड़ा सा अपना एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एक गहरे में रह रहे हैं। तो एक पार्लर है सर, वहीं पर पार्लर के ठीक सामने एक रोड बनने के बाद थोड़ा हिस्सा रह गया था, वहीं पर वाटर सप्लाई का पाइप है, वहां पर एक ट्रक चूंकि लोडेड था तो उसकी वजह से वो रोड टूट गया, नाला बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कचरा सबसे ज्यादा वहां टिकता है, कोई सूद नहीं ली जा रही है। चलिए ये हुई बात, मैं जी वो भी जी करा देंगे, ऐसा जी नहीं है। नहीं, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। मेरा अगला सवाल ये है कि चूंकि मौसम जो चल रहा है गर्म है, गर्मी का वक्त है इस वक्त, बहुत सारे हैंडपंप और जो फ्रिज की सुविधा यहाँ पर ऑलरेडी थी उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है, चूंकि और अगर हम नगर पालिकाएं देखें, कस्बे देखें, तो इस वक्त जो काम ज्यादा जोर शोर से चल रहा है वो हैंडपंप और वाटर कूलर। वाटर कूलर भी ये सुनने में आया कि शायद आपने जो है अभी बोर्ड की मीटिंग में पास हुआ था, कितनी जगह पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखिए, दरअसल इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारे पास राज्य वित्त आता है, हर मंथ आता है, उसमें से सैलरी चली जाने के बाद नगर पालिका के पास बहुत कम फंड बचता है। हमारे पास 15 वित्त आता है, उसमें 2 फंड रहते हैं, बुनियादी और बेबुनियादी। बेबुनियादी में पाइपलाइन और वो सब आती है, बुनियादी में सड़क आती है। पाइपलाइन के बाद एक पार्ट बचता है हमारा मशीनरीज का। मशीनरीज के पार्ट में क्योंकि सरकार का और पॉल्यूशन बोर्ड का ध्यान सीवेज ट्रीटमेंट पे और वाटर ट्रीटमेंट पे है, तो जो कि वो शहर में काफी जगह हमने पहले भी कराए थे, अभी भी कमिश्नर साहब ने उसी पे, क्योंकि नेशनल पॉल्यूशन बोर्ड के द्वारा एक आदेश आया, उसके तहत पूरे यूपी में उसको फॉलो किया जाए। तो अभी वाटर कूलर हमने दोबारा से रखे हैं, हमने पहले भी रखे थे, मगर मैं आपको उससे एक सवाल करना चाहता हूँ। मुझसे पूर्व में 5 साल चेयरमैनी चली, उससे पूर्व में मेरे पिताजी रहे 17 साल। जब वो 17 साल रहे तब वाटर कूलर की कोई कमी नहीं थी। उस 5 साल के दौर में जो 5 साल से पहले कूलर थे वो भी खत्म कर दिए गए, एक कूलर नहीं बचा पुराना। आप बता दें मुझे कि कहीं रखा हो, क्योंकि 50 से ऊपर कूलर हमारे थे। उस 5 साल में कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना उनसे किसी ने पूछा कि आपने वाटर कूलर का करा क्या, पुराना भी नहीं बचा, नए की तो बात ही छोड़ो। रही बात ये, अभी मैंने पीछे एक वाटर कूलर रखा था, मगर वो चौकी पे जरूरत थी तो वहां रखवा दिया। अब हमने फिर से, आज भी मेरी यूओ साहब से बात हुई है, क्योंकि शहर में समस्याएं अलग अलग है। मैं नेटौर का विकास सड़कों से, नालियों से कराना चाहता हूँ। किसी की सोच है कि आई लव नेटौर और छिचोरपन से शहर का विकास करा दिया जाए, 4 लाइटें लगा दी जाए, हो गया साहब। मैं जड़ से समस्या दूर करना चाहता हूं और मैंने करके दिखाई है। तो एक उपलब्धि जो स्ट्रीट लाइट थी वो तो उन्हीं के खाते में जाती है, पिछले वालों के। उन स्ट्रीट लाइट वो पास हुआ नहीं हुआ वो एक अलग मैटर है, कब पास हुआ था, वालिद मोहतरम के वक्त में वो पास हुआ। वो उपलब्धि उनके आप गिन ही नहीं सकते जी। आप उनकी उपलब्धि नहीं गिन चलिए अच्छा, तो लेकिन सकते। चलिए उपलब्धि भी हमारी थी, ठीक है, मैंने वो मान लिया, उपलब्धि हाँ भी वो पास वालिद साहब के वक्त में होता, इन्होंने प्रोवाइड कराई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्ट्रीट लाइट बहुत ज्यादा मोहल्लों में जो है लाइटें काम नहीं कर पा रही है, अंधेरा हो जाता है। जी। स्ट्रीट लाइट और वाटर कूलर इंशाल्लाह ये बोर्ड पास हो जाए। इस बोर्ड पास होने के 2 से 2.5 महीने के अंदर में ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। बना लेंगे आप जो नाराज हैं। देखिए, मेरे लिए नहीं मानना, शहर के लिए मानना है। मेरे उनसे कोई वैसे तो गिले शिकवे हैं नहीं, और मैं शायद नेटौर में किसी को अपना मुखालिफ मानता हूँ। भाई मेरा कोई उनसे गिला शिकवा नहीं है, उनका मुझसे हो ना, मैंने किसी काम में उनके कभी अड़चन डाली। तो जैसे कि हम समझे इन फ्यूचर, आप जैसा कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है फ्रिज यानी जिसमें ठंडा पानी वो, और इसके अलावा जो लाइट, स्ट्रीट लाइट में कमी आ रही है। जिगर कॉलोनी की अगर बात करें सर, अगर आप
लेकर के मेन चौराहा जहाँ ट्रांसफार्म रखा है, और आप एंड निकल जाए कोतवाली रोड पर, बीच में स्विंग पूल बना हुआ है एक दो जगह। दूसरी बात, रोड बिल्कुल खराब है, स्ट्रीट लाइट तो छोड़िए, पोल तक नहीं है सर। क्या नहीं नहीं नहीं, वो पोल की जिम्मेदारी कभी भी पालिका की नहीं है। स्ट्रीट लाइट हम लगाएंगे, स्ट्रीट लाइट हमने लगाई भी है। रही बात सड़क की और स्विमिंग पूल की, जहां तक ग्राम वालों का लग रहा है, उन्होंने उस सड़क को 4 फीट ऊंचा करके लाके यहाँ छोड़ दिया है शहर में, और नाले भी बना के लाके डाल दिया। अब इधर से हम बना के लेके जा रहे हैं भाई, उसे जोड़ेंगे, वो जो उन्होंने पुल बना दिया। हालांकि जिम्मेदारी नैतिक उनकी भी थी कि अगर आप कर रहे हैं तो सामने वाले को परेशान ना करें, मगर यह है परेशानी हमारे वार्ड वासियों को दी है, जिगर कॉलोनी वालों को, तो उसे बहुत जल्दी उस पर काम लगने वाला है। टकराव का क्या रीजन है कि ग्राम समाज और नगर पालिका जब एक ही जगह पर, फॉर एग्जाम्पल मेरी सीमा यहाँ पे, क्यों आपस में बॉन्डिंग क्यों कम है? ईदगाह पे भी देखिए आप, ईदगाह पे उन्होंने सादकाबाद का पानी ला करके ईदगाह पे छोड़ दिया है। तो अब ये चीजें वहां के प्रधान ऐसा क्यों करते हैं, या जिला पंचायत सदस्य या ब्लॉक में हो, जो भी जिम्मेदार हो उसका, वो मुझे जानता। तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा आपको, आपने वादा किया था, रोड शुरू हो चुका है, मैं देख करके आ रहा हूँ, उसके लिए आपको मुबारकबाद है। कहाँ तक रहेगा इसकी लास्ट सीमा, कहाँ तक? ये देखिए कब्रिस्तान का जो ट्रांसफार्मर है, कब्रिस्तान का गेट है, वहां तक रहेगा, पूरा रोड बना है। तो पिछले कार्यकाल में शायद उससे आगे तक भी बना दिया गया। नहीं देखिए, पिछले कार्यकाल का अभी तक चला भी नहीं, वो एक अलग बात है। अब लोग चाह रहे हैं ना कि वहीं तक बन जाए, चूंकि आगे जाकर के जो एक मैरिज हॉल है। ये इस सड़क को रखने के लिए शहर की 6-7 सड़कें खत्म की गई, इतना बड़ा फंड इसे अलॉट हुआ है, तो एक बार में इतना ही कर देते हैं, आगे और भी करें। आपने एक लफ्ज अभी कहा था कि राजनीति जो है विवादित या बदलाव की ना हो। 7-8 साल में पिछले हमने जो विकास की राजनीति, मुद्दों की राजनीति और जो है अच्छाई की, मोहब्बत की राजनीति को छोड़ करके कहीं ना कहीं बदलाव की, कोर्ट की, विवादों की, यही राजनीति देखी है। दोनों यंग थे, शहर चाह रहा था कि एक नई सोच, एक नया विजन, एक नई परिवर्तन के साथ जो है कहीं ना कहीं जो है नेटवर्क तरक्की करेगा, नेटवर्क वासी सुकून महसूस करेंगे। वो कार्य जिनकी ज्यादा जरूरत है तो उन पे काम होंगे, लेकिन कुछ और ही राजनीति देखने को नहीं। देखिए मेरी बात समझिए, मुझे परेशान तो बहुत किया गया, आप सब जानते ही हैं, मगर उसके बीच में मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। 116 से ऊपर सड़कें मैं बना चुका हूँ, टेंडर सामने। फिर नाराज हो जाएंगे वो 116 जब आप लेते हैं ना, बहुत सारी रूई है, वार्ड नंबर 3 है, और भी तमाम सड़क है। भाई बात समझिए, सड़क तो बनी है ना, मौके पे जाइए ना। मैं ये कह रहा हूँ, ये रखिए लिस्ट, आप जाकर के एक एक सड़क का फोटो खींचिए कि बनी या नहीं बनी। ये वो नहीं है जो उमेंद्र वकील के सामने किया गया, ये वो खेल नहीं है पिछले 5 साल में जो हुआ कि सड़क कागजों में है और सड़क है नहीं मौके पे। तो इलेक्ट्रॉनिक वाटर और स्ट्रीट लाइट, इसमें आपने कह दिया कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा। मैं जो बात आपसे कहता हूँ मैं उसको पूरा करता हूँ, और आपसे नहीं, जो भी शहर का आदमी से मैं जो बात वादा करता हूँ पूरा करता हूँ। तो उसके बाद आप आ जाइए, 50 साल से नेटवर्क की राजनीति में एक डायलॉग जो है हर मंच पे चलता था कि मैं बारात घर बनाऊंगा। मैं आने वाला था उसी, मैंने बारात घर का टेंडर कर दिया। अच्छा, टेंडर कैंसिल हो गया किन्हीं कारणवश, टेंडर दोबारा होगा, महीने में 1.5 महीने में वो टेंडर दोबारा होगा और बारात घर नेटवर्क को मिलेगा। ये आपके मैनिफेस्टो में नंबर 1 रहा। जी, मेरे मैनिफेस्टो में लाइब्रेरी भी थी, लाइब्रेरी का टेंडर हो चुका है, 4, 5, 6 तारीख में वो खुल जाएगा, जो उसकी ड्यू डेट है, और लाइब्रेरी नेटवर्क को दी जाएगी। हालांकि आप चूंकि जिम्मेदार हैं, देखिए आप संभाल रहे हैं वो चीजें। एक मेरा छोटा सा सजेशन यह है, कहीं ना कहीं और लोगों की राय यह है, नगर पालिका की जो जमीनें पड़ी हुई है, जिनको यानी अपने अंडर में ले भी लिया है नगर पालिका ने, क्यों ना ऐसा पॉसिबल है या नहीं कि वहां पर मीट की शॉप, फ्रूट की शॉप, या वो अलाट कर दी जाए छोटी छोटी कम रेंट पर। जी, उन जगहों को यूज भी कर लिया जाए। जी, मैं इशारा कर दूं ऑक्सफोर्ड की तरफ को, जैसे हम जाते हैं इतनी ज्यादा गंदगी है। एक वहां पर जो है शिक्षा का मंदिर है, लास्ट में जाकर के रोड इतना कभी नहीं देखा मैंने, मैं जितनी मैं देखा हूँ हमेशा 2-3 गड्ढे वहां परमानेंट है। उसमें ही जो जमीन पड़ी हुई है जहां पर आज कूड़ी बनी हुई है, क्यों ना इन चीजों को वहां प्रोवाइड कर दिया जाए। वाली जमीन है पालिका की नहीं,
तो वहां पर तो शायद गए थे ये सब वगैरह कुछ। थोड़ी बहुत जमीन वहाँ 300-400 गज है, वहाँ कुआं बनवा दिया गया। जी। और भी जमीनों की अगर आप बात करें तो जमीनों में कहानी बहुत खराब है। 116 पे ही मैं इसीलिए मैंने वो जिक्र किया, और एक बाईपास का पिछले कार्यकाल में। जी। तो उन्होंने कैसे कराया था? क्या कराया? वो जो रोड उन्होंने लेकर के गर्ल्स इंटर कॉलेज से लेकर के और जो सैनी समाज की बस्ती है वहां तक बना हुआ है नगर पालिका के थ्रू। गर्ल्स इंटर कॉलेज से कहाँ पर? और जो जैसे आप चलते हैं बाईपास पे उन्होंने कार्य कराया? जी। कोई कार्य 5 साल में नहीं हुआ। आप जैसे ही क्रॉस करेंगे कूली पड़ी हुई है, कूली पड़ने के बाद राइट हैंड पर जो हम अंदर को डॉक्टर खुर्शीद और मुबारक भाई की तरफ को जाते हैं, वहां से लेकर के सैनी समाज तक वो सड़कें तो बाईपास पे ही बन रही हैं। सही सड़कें बाईपास पे अभी भी टेंडर हुआ है। इदरीस चाय वाले के बराबर से जो मस्जिद को होकर के नए बाजार में आ रही है, वो सड़क पे भी टेंडर है। उस सड़क का भी टेंडर है। ईद के बाद वहां भी काम लगेगा। काम, एक बात समझिए आप, काम तो पूरे शहर में इतने हुए हैं और इतने होंगे कि शायद ही कोई कर पाया होगा या कर पाएगा। ये भी मैं कह दे रहा हूँ आगे के लिए। तो कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि जब हम साइड से निकलते हैं मेन रोड पर, इतना क्राउड रहता है, इतना कूड़ा करकट, अतिक्रमण इतना होता है। अतिक्रमण में भी कहीं ना कहीं दो नजरिए रखे गए हैं सर। ऐसा लगता है कि कहीं छोड़ा गया है और कहीं सख्ती अपनाई गई है, कहीं जो है बिल्कुल सॉफ्ट। नहीं, अब एक बात समझिए आप, अतिक्रमणों में जो गरीब लोगों की लाइवलीहुड डिपेंड करती है, उनको 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 छोड़ने में मैं खुद लीनियंट हूँ। और शहर के लोग हैं। अब आप एक बात समझिए, हमारे वाले साहब ने गेट बनवाया था एपीजे अब्दुल कलाम, और उस गेट के बाहर एक ठेले वाले साहब जो है दिन भर फल बेचते हैं और फल काट के वहीं शाम को 7 बजे आप जाना, वो देखना। अब उन्हें 1000 बार मैं खुद समझा चुका, पर्सनली समझा चुका। अगर कोई कानूनी कार्रवाई पालिका करेगी तो फिर कल को वो हमारी बुराई करेंगे। तो ये तो नैतिक जिम्मेदारी शहर के लोगों की भी है कि भाई आप कहीं ठेला लगा रहे हैं तो उसको इस तरीके से लगा दें जैसे यही लोग जो हमारे सैनी समाज के लोग एपीजे अब्दुल कलाम से अंदर को लगा के खड़े हैं, ये अगर सामने भाटिया के पास ले जाएं, वहां सड़क चौड़ी है, गाड़ी वाला भी खड़ा होगा, उनका चीजों का आनंद लेगा और उन्हें भी एक स्पेस मिलेगा। बस सोच को बदलना है। क्योंकि आपका हाउस पड़ता है, मेन गेट का जो फुवारा था सालों से पड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं पॉन्डिंग साहब ने जो है उसका श्रेय लिया है कि मेरी कोशिशों के चलते कहा उसने वो कराया हमने। और दूसरी बात और समझिए आप, 5 साल में पार्क को बर्बाद कर दिया गया। पार्क की एक एक लाइट उतार दी गई, कुछ नहीं बचा, वहां पर कुछ भी नहीं था। अब उसे धीरे धीरे हम रिपेयर करा रहे हैं। दूसरा पार्ट हमने बनवाया है, दूसरे पार्ट का भी ठेकेदार फाइनलाइजेशन पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि भाई 1,70-80 लाख के आसपास का वो टेंडर था। अमृत योजना में केंद्र सरकार की एक योजना है, उसके अंडर वो आया था, उसमें पैसा पार्ट वाइज आता है, तो वो इसलिए अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। अब तो शहर के लिए प्रतिबद्ध है कि शहर को एक अच्छा वातावरण मिले, लोग घूमे टहले खाए पिए। कैंटीन हमने वहां प्रोवाइड करी थी, वो खत्म कर दी गई। जिन लोगों के नाम ठेके थे उन लोगों को जेल भेज दिया गया। 100 लोगों को पर्सनली जेल भेजा है उस आदमी ने। 87 CNRC के रखे, गवाही है, आज सबूत है। ये देखिए आप, ये उसका अपना बयान है, ऑन एयर दिखा रहा हूँ। और चाहे तो उसे चैलेंज कर लें कोर्ट में, जो शहर की जनता है 10 रुपए की RTI डाले कोर्ट में कि इसने गवाही दी या नहीं दी। 100 लोग, आप एक बात समझिए, 100 लोगों के परिवार वाले आज परेशान हैं। जो परेशान है, कोई भागा हुआ है, किसी की जमानत हुई है, किसी की नहीं हुई है, उनके खिलाफ रिकवरी अलग है। रिकवरी के मुकदमे अलग चल रहे हैं मेरठ में, और ये वाले मुकदमे अलग चल रहे हैं। शहर में ये आवाज उठी थी। मैं कुछ सवाल अब ले लेना चाहता हूँ जो मुझसे कहे गए हैं। आपने भी कहा था कि कुछ सवाल पब्लिक के होने चाहिए, कुछ सवाल है वो मैं लेता हूँ। और चूंकि तो पब्लिक के कुछ सवाल ये हैं। एक सवाल ये था कि आप चूंकि चुनाव करीब हैं, इसलिए आप जो है इनविजिबल से विजिबल हो चुके हैं। दूसरा सवाल मैं दोहरा देता हूँ, एक आप जवाब दे देना। दूसरा सवाल, पहले इस सवाल का जवाब दे दूं मेरे भाई। सारे शहर को मालूम था मेरे खिलाफ क्या साजिशें जारी थी। भाई एक केस की डेट मेरी इलाहाबाद लग रही थी, तो एक केस की दिल्ली लग रही थी, और तीसरे केस की फिर बिजनौर लग रही थी। अब भाई साहब पे तो टाइम है, फुल ठाली है। हमें भी इसी काम में लगा रखा था कि यहाँ आ जाओ और वहां आ जाओ। खुद तो बर्बाद होंगे सनम, तुम्हें भी लेके। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह
सब देखता है। आज अल्लाह ने हमें उन चीजों से बाहर निकाल दिया, आज आपकी खिदमत में आ गया। और चुनाव की बात रही तो ये मैं शहर से कह दूं, क्योंकि इतने दूरदर्शी आप लोग नहीं हैं जितने शायद मैं हूं चुनाव को लेकर के। चुनाव में अभी काफी वक्त है, और चुनाव नहीं, मैं आपका सेवक हूं और हर टाइम सेवक। रही बात चुनाव की, चुनाव 2028 में नहीं होने जा रहा है, चुनाव 2029 में। अच्छा ठीक है, आपने ये बात कही अभी, मैंने जहां आप इशारा कर रहे हैं मैंने उनसे भी सवाल किया था, इनफ खत्म हो सकता है दूरियां मिट करके जो है, क्या वो तस्वीर जो हम नजीबात देखते हैं, दो चेयरमैन अपने अनुभवों को शेयर करके जो है और नजीबात का विकास कर रहे हैं, क्या तरस गई आंखें, क्या नेटवर्क में हो सकता है सब कुछ खत्म किया जा सकता है? आप दिल बड़ा कर लें, मैंने उनसे भी कहा था कि आप दिल बड़ा कर लें, अब मैं आपसे कह रहा हूं आपका दिल बड़ा हो सकता है? मेरा दिल हमेशा दिल बड़ा है। मेरे एक बात समझिए, वालिद मोहतरम के मुखालिफ आज निजामुद्दीन साहब आज इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे आज इस दुनिया में हैं। और उनसे आप पूछ लीजिए कि जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मैं हाजी जी को घर पे जाके इनवाइट करके आया अपनी शादी में, और वो मेरी शादी में आए। इकबाल साहब जिनसे नाराजगी थी वो भी आए, और मैं भी उनके कई प्रोग्रामों में आया गया, और मेरा राब्ता कायम रहा। मैं ये दुश्मनाई की सियासत से बहुत परे हूँ। दो चीजें कॉमन भी थी, वो कंजर्वेटिव थिंकिंग नहीं है, मैं बहुत ब्रॉड थिंकिंग का आदमी हूँ। मुझे इस शहर के लिए वो करना है जो शायद किसी ने नहीं किया, और मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, वादे नहीं कर रहा, करूंगा नहीं, कर रहा हूं। तो रही बात ये वाली के बड़े दिल से कोई भी आया मुझे स्वीकार। तो जैसे इनविटेशन यहाँ पहुंचा, इंशाल्लाह इन फ्यूचर क्या कोशिश होगी वहां भी इनविटेशन पहुंच जाएगा? इन फ्यूचर कोई प्रोग्राम होता है तो? नहीं, तो उसमें फर्क ये है कि आप देखिए, इनविटेशन तब पहुंचेगा जब आप मेरे खिलाफ कोई चीजें बस चीजें में फर्क होता है ना। आप अभी भी जारी हैं। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, एक आरटीआई के तहत इनकी वालदा पे जो पूर्व चेयरमैन थी, बहुत गंभीर समस्या और गंभीर सजा हो सकती है। मैं आज ऑन एयर कह रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैंने इनके वालदा के खिलाफ उस एक्शन को ना होने के लिए पुरजोर कोशिश की। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी महिला को, और खास करके बुजुर्ग महिला के साथ में कोई अत्याचार। ये अल्लाह की है, ये आपका बड़ापन है। अगर ऐसे है तो हम इस बात को अप्रिशिएट करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं आप करना चाह रहे हैं कि भाई जो है खत्म किया जाए। ठीक है, अल्लाह से दुआ है हमारी तो कि जो है अल्लाह करे इख्तलाफ सारे खत्म हो जाए, भाईचारा मोहब्बत बढ़ जाए, हमारा ये भी पैगाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन फ्यूचर किसे सबसे बड़ा अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं आने वाले नगर निकाय के अध्यक्ष चुनाव के लिए? आपको एक बात बता दूं, कॉम्पिटिटर कोई नहीं होता, कंपटीशन कुछ नहीं होता। मुझे अपने काम पे विश्वास है, और इंशाल्लाह मैं इस बार जो है पापा का रिकॉर्ड अपने को तोड़ के ही मानूंगा। उनका सपना था कि मैं 10,000 पार करूंगा। वो लास्ट चुनाव अगर वो लड़ते तो वो 10,000 पार करते, और इस बार मैं 10,000 पार करूँ। शहर में बहुत ज्यादा मुखालफत कहीं ना कहीं लोगों में है। उनके जैद रशीद जी, मेरे सारे अपने हैं, शहर मेरा अपना है। अगर किसी से मेरे गिले शिकवे भी हैं तो मैं उन्हें मना दूं। आपने एक बात कही थी कि अगर आपको कोई परेशानी है, कुछ आपको काम कराना है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। इसमें बड़ा अगेंस्ट रिएक्शन आया था कि ये क्या बात हुई, नगर फादर ऑफ द नगर ये बात कह रहा है कि आप भी करें, आप कुछ पहल नहीं करेंगे? आपसे एक बात बताता हूँ, ये फोन आज की डेट में आपका लाइवलीहुड बन चुका है। आप इससे 4 पैसे कमा रहे हैं, और नाम भी कमा रहे हैं, काम भी कमा रहे हैं। जब सुविधाएं बढ़ती है तो आदमी का टाइम देने का काम कम होता है। अब आप समझिए, 2000 के जमाने में एक पीएनटी हमारे घर में था पूरे मोहल्ले में। 2005 में पीएनटी हो गए बहुत सारे, तो 2010 तक आते आते सबके घरों में मोबाइल हो गए, और 26 में घरों में 5-5, 10-10 हो गए। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि आप आज की डेट में एक छोटे से मैसेज से, एक कॉल से काम कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे आपके पास आना या आपको मेरे पास आने की जहमत कम करनी पड़ेगी। नहीं, नैतिक जिम्मेदारी भी समझ लीजिए आप। आपको कोई समस्या है, आप मुझे उठा करके फोन करें। मैं अगर फोन पे उस काम का एक्शन ना लूं तो आप मुझसे आकर राब्ता करें कि भाई अब ये समस्या करा दो, या मैं आकर मुझे बुलाएं कि साहब आप आ जाओ यहाँ पे। देखिए, अब टाइम की बचत बहुत जरूरी है।
मैं चाहता लोग जो है कामकाज में लगे, लोगों को जो है वो जो थाली बैठने का एक शौक रहा वो खत्म हो। अच्छा, एक बात तो है कि कहीं ना कहीं मेंबरों की जो वैल्यू है, जो एक उनकी जो पद है, नाउम्मीद हो चुके हैं लोग कि मेंबर तो वो खुद सोशल मीडिया पे बढ़ के, नहीं मान लीजिए मेरे वार्ड में ये समस्या है, मैंने एक ना प्रतिनिधि नगर पालिका में भेज दिया है, वो सारे काम कराएगा। तो बजाय इसके कि उनसे कहें, उसकी नगर पालिका में चल रही है, वो काम फौरन करवा रहा है, बनिस्बत इसके वीडियोग्राफी सब कुछ अपने स्तर से ही लोग करने पड़ जाते हैं। मेंबरों से ना उम्मीद हो गए, चेयरमैनों से ना उम्मीद हो गए लोग। अब आपको यही बात मैं बताता हूँ। देखिए, मीडिया एक ऐसा टूल है, इसे आप सही से इस्तेमाल करोगे तो आपको काम देगा, गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो नुकसान देगा। बहुत लड़के बच्चे आज की डेट में हमारे ये काम कर रहे हैं कि इन्होंने साहब फेसबुक पे वीडियो डाली कि ये समस्या है, और वो वीडियो जो है कहीं ना कहीं से किसी ना किसी अधिकारी पे पहुंच गई या शिकायत कर दी RTGS, वो जो नया प्रक्रिया है मुख्यमंत्री पोर्टल द्वारा। तो अब उसमें मेंबर का या चेयरमैन का हस्तक्षेप खत्म हो गया। वो एक डिजिटल प्रक्रिया है, उस डिजिटल प्रक्रिया में मुख्यमंत्री पोर्टल पे जाएगी, वहां से एसडीएम, वो डीएम को जाएगी, डीएम से एसडीएम को, एसडीएम से अधीक्षक। चेयरमैन या मेंबर का उसमें रोल ही खत्म हो गया। ऐसे ही वीडियो को आप ले लें तो वीडियो अधिकारी कोई संज्ञान लेगा तो उठा करके अपनी तरफ से ईओ को एक्शन लेने के लिए बोल देगा। ये कहानी अब सिर्फ नेटवर्क की नहीं है, ये पूरे इंडिया का परेशानी है। और इस परेशानी में मैं अपने यूथ से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप ड्यू प्रोसीजर पहले फॉलो करें। जैसे आपको कोई समस्या है तो आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले तो आप अपने वार्ड मेंबर को अवगत कराएं, अगर वो नहीं करा पा रहा तो मुझे अवगत कराएं, अगर मैं नहीं करा पाता तो आप अपना वो मीडिया वाला भी करके दें। मेरी कई मेंबरों से बात होती है, मैं मानता हूँ तो स्टेज के बाद थर्ड स्टेज की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। फर्स्ट स्टेज पे ही वार्ड मेंबर सारे एक्टिव हैं हमारे, ऐसा नहीं है। दो चार कोई हो सकता है भाई कोई काम में ज्यादा बिजी है, मगर 99% मेंबर्स हमारे एक्टिव हैं। अगर आप उनसे कोई काम को कहोगे तो वो काम कराने के लिए कहा गया है, कहा जाता है, जब काम को कहा जाता है हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, काम नहीं होता कि हमने कहा है, हमने पीछे कहा है, ईओ साहब, चेयरमैन साहब, जब उनकी मर्जी होगी। ये भी जवाब आता है। देखिए, छोटे मोटे काम को लेकर तो मर्जी का कोई मतलब ही नहीं है। छोटे मोटे कामों में तो किसी की कोई मर्जी नहीं है। आप बाबू से अगर ये वो मेंबर्स खुद मिल लें तो काम तुरंत हो जाएंगे। सफाई व्यवस्था हो या छोटा मोटा कोई कोटेशन वगैरह हो, तो ये सारी चीजें तो कोई बड़ी चीजें नहीं। रही बात कोई टेंडर का कार्य है, उसके लिए बजट का और उन चीजों का वेट होता है कि कब अलॉटमेंट होगा और कब वो चीजें होंगी। आपने मुझसे एक वादा किया था, उसको पूरा कर दिया ईदगाह वाले रोड का। मैं फिर आपसे, चूंकि तो आपका ही वादा था शहर के लिए, आपने कहीं ना कहीं कहा मैरिज हॉल और लाइब्रेरी, और कहीं ना कहीं अब चूंकि सीजन, ये काम तो पहले हो जाना चाहिए वाटर कूलर का चुनाव में, और हैंड पंप भी खराब है, तो ये कब तक समझाऊं? उम्मीद के वाटर कूलर वाले में भी थोड़ा टाइम लगेगा। एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया हमें फॉलो करनी पड़ती है। हम पहले एस्टिमेट मंगाएंगे और उसका एक टेंडर नोट बनाएंगे। टेंडर नोट जाएगा डीएम साहिबा के पास। डीएम साहिबा की स्वीकृति के बाद हम इसका टेंडर नोट बाहर जारी कर सकते हैं, और टेंडर नोट जारी करने के लिए भी 21 दिन होते हैं। तो ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को तो फॉलो करना पड़ेगा। तो चलते चलते थोड़ी सी लोकल की सियासत पे बात कर ली जाए। आने वाला वक्त क्या देखते हैं? कुछ लोगों का तो जाहिर हो चुका कि हम मैदान में हैं, कुछ लोग अभी जो है सोशल मीडिया तक सीमित है, कुछ लोग इंतजार में है कि वक्त के हालात देखेंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं नाइटौर में तीसरे मुहाज की पुरजोर कोशिशें हो रही हैं कि तीसरा मुहाज भी बन जाए, शेख अंसारी और बाकी तमाम और बिरादरियां। मैं चूंकि खुल के कह रहा हूं, आप कहीं ना कहीं जो है टॉप पे हैं एज ए बिरादरी उम्मीदवार। कहीं ना कहीं सेंध लग रही है, कितना मजबूत, कितना प्रबल, और इन फ्यूचर कितना देखते हैं कि हालात क्या है? देखिए, नकारे हुए लोगों के बारे में मैं जिक्र नहीं करता। शहर उन्हें पहले नकार चुका कि नहीं, कोई किसी के जेब में 200 है, किसी के में 500 है, और जिनके 500 थे 2 साल पहले, 2 टर्म पहले या 3 टर्म पहले, वो अब 200 भी उम्मीद ना करें। ये सारी चीजें पब्लिक सब जानती, पब्लिक अब बहुत समझदार हो चुकी है। मैं शहर की आवाम को दाद देता हूँ कि वो चुनने में अपना पूरा डेडिकेशन लगाते हैं और पूरा सोच विचार करते हैं। मैं नहीं मानता कि किसी तरह की कोई सेंध कहीं लग पा रही है। और मेरे साथ में ये नहीं कि मेरी अपनी बिरादरी भी मेरे साथ है, और साथ में मेरे शहर में
हर बिरादरी में मेरा वोट है, हर बिरादरी में मेरे लोग हैं, और इस बार मुझे हर बिरादरी से वोट बढ़कर मिलेगा, कहीं घट नहीं रहा हूं। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं आज। चलिए, जैसे कि हमें बताया चेयरपर्सन हस्बैंड जैद रशीद साहब ने कि चूंकि बहुत दिक्कतें थी, परेशानियां थी, वक्त कम दिया गया था नाइट हॉल को, लेकिन अब मैं मौजूद हूं और हम उम्मीद कर रहे हैं जैसे वाटर जो है इलेक्ट्रॉनिक वाटर कूलर और हैंड पंप, चूंकि इसकी ज्यादा जरूरत है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे अपने चैनल के माध्यम से कि ये जल्दी हो। मैं आपको एक बात बोल दूं, वाटर कूलर हम प्रोवाइड करा सकते हैं, हैंड पंप सरकार द्वारा रोक दिया है जी, तो हैंड पंप हम नहीं प्रोवाइड करवा सकते। तो चलिए दोस्तों, चूंकि अब यहाँ मौजूद हैं, कंटिन्यू है भाई साहब, आपकी जो समस्या है, आपकी जो परेशानी है नगर को लेकर के, वो डायरेक्ट आप पहुंचे, उनको बताएं। उनका फोन 24/7 अवेलेबल है। उस वक्त की थोड़ी सी जो है यहाँ पर जो है किल्लत है, हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।